MCQ 27. If determinant of ABCD equals to 2, then determinant of CDAB equals to 2, -2, ±2, 0. इसमें भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। गिवन क्या है आपको, ABCD, डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD इक्वल्स टू 2, ये हमें गिवन है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि जब भी आप दो रोज को इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ डिटर्मिनेंट के बाहर एक माइनस का साइन आता है। हम क्या करने लगे हैं, हम रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करने लगे हैं डिटर्मिनेंट की। तो जब आप दो रोज को इंटरचेंज करते हैं, बाहर माइनस आता है, CD आपके पास ऊपर चला जाएगा और ये रो हम नीचे ले आएंगे, AB इक्वल्स टू 2। हमने ये किया क्यों है, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट CDAB का चाहिए था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, रोज को इंटरचेंज करना पड़ा। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, इस माइनस को माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ से खत्म हो जाएगा। आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ CDAB इक्वल्स टू आ जाएगा -2 के। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, 1, -1 और 2। रिपीटेड क्वेश्चन है, पास पेपर का जो है वो इजी भी है। आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, किसी भी ऑर्डर का आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, उसका जो हमेशा डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। और ये प्रूव करना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, 1 0 0 1, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसका क्या आ जाएगा आपके पास, 1 -0 इक्वल्स टू 1। इसी तरह आप 3 क्रॉस 3 या हायर ऑर्डर का लेके भी देख सकते हैं, आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 29. If the matrix A equals to 1 2 3 4 5 6, then then the transpose of A is, मैट्रिक्स गिवन है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। यानी आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब हम चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन ए ही आपका जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 30. A square matrix A equals to Aij with the complex entries is called skew Hermitian if A conjugate transpose is equal to, ये भी पास्ट पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होता है, जब आपके पास A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने चेक किया था कि ट्रांसपोज आपके पास A के इक्वल है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स सिस्टम में A ट्रांसपोज इक्वल टू A आए, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जब आपके पास A ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स का -A के इक्वल आए तो वो आपके पास क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है। और इसी तरह जब आपके पास A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A आता है तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। और जब आपके पास A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो इक्वल्स टू -A के आ जाता है तो वो आपके पास क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनता है। ठीक है। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कुछ रिलेशन डायगोनल के एंट्रीज के लिए। फिर मैट्रिक्स हमने ए ले लिया, ए आई से और रैंक का, ये इसकी एंट्रीज हो गई। उसके बाद डेफिनेशन है हमारे पास के यह स्क्यू हर्मिशियन कब होगा, मैट्रिक्स जब ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A होगा। इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हमने कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लिया और इस टाइप में -A मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। उसके बाद ट्रांसपोज को अप्लाई किया, ट्रांसपोज करने से जो रो और कॉलम थे वो आपको पता है इंटरचेंज हो जाते हैं, वो हो गया, आई जे की बजाय जे आई आ गया यहाँ पे। उसके बाद अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो आपको पता है दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। तो इनके एंट्रीज को हमने इक्वल रख लिया, आई जे जो है वो 1 से लेकर n तक वेरी करेंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं क्या पता चल रहा है आपको। अब आप देखें ये हमारे पास जो भी हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा उसकी एंट्रीज के दरमियान ये रिलेशन पाया जाएगा। आप कोई भी एंट्री लेके जो है वो इसे देख सकते हैं, आप आई जे को 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, तो आपको यहाँ से एंट्रीज के बारे में अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारा मेन काम किसके बारे में है, हमारा डायगोनल एंट्रीज के बारे में जानने से कंसर्न है कि वो किस टाइप की होंगी।
डायगोनल एंट्रीज अगर हम देखना चाहते हैं तो आपको पता है आप क्या रखेंगे, आई इक्वल्स टू जे रखेंगे तो आपके पास डायगोनल एंट्री बनेगी। जब आप इसमें आई इक्वल्स टू जे रखते हैं तो ये रिलेशन क्या बन जाता है, ए आई आई कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस ए आई आई। और अब आप इस माइनस ए आई को इस साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी इधर आके इक्वल्स टू जीरो। अब इसके हमारे पास दो ही केसेस हैं वैल्यू के इक्वल्स टू जीरो होने के, वो क्या, कि या तो ये एंट्री जो है वो सेल्फ जीरो हो, क्योंकि जीरो का कॉन्जुगेट भी जीरो, जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब यानी कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी डायगोनल एंट्री के बारे में क्या निकली है, या तो डायगोनल एंट्री ए आई आई जो है वो जीरो हो, या तो ये डायगोनल एंट्री इक्वल्स टू जीरो हो, या फिर एक और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है जो कि डायगोनल एंट्री हो सकती है, वो क्या है आपके पास, वो ये है कि डायगोनल एंट्री प्योर इमेजिनरी हो, या तो जीरो हो या फिर ये प्योर इमेजिनरी हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेमडा आई ले लेती हूँ। क्यों ऐसा हमने कहा है कि यही ओनली पॉसिबिलिटी है हमारे पास, वो इस वजह से देखिए यहाँ हमारे पास कॉन्जुगेट में ऐड होना है, इसमें एलिमेंट का कॉन्जुगेट आ रहा है और इक्वल्स टू जीरो बनना चाहिए। अगर आपका एलिमेंट जो एलिमेंट या एंट्री प्योर इमेजिनरी होगी तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, माइनस लैम्डा आई। अब आप अगर इसको ऐड करते हैं तो देखेंगे दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, या आपको जीरो मिलेगा। देखिए माइनस लैम्डा आई इसकी वैल्यू प्लस लैम्डा आई, या आपके पास ये दोनों कैंसिल हो गए इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ तभी सेटिस्फाई होगी डायगोनल एंट्री के लिए अगर तो डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम जो है या तो जीरो आ जाए या फिर आपके पास क्या है, प्योर इमेजिनरी है। ठीक है, अगर प्योर इमेजिनरी नहीं आती, जो तीसरा केस है, क्योंकि हमारे एंट्रीज कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर आपके पास ये प्योर एंट्री जो है डायगोनल एंट्री प्योर इमेजिनरी हम नहीं लेते, हम ले लेते कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं नंबर, इस डायगोनल एंट्री को ए आई आई इक्वल्स टू हम ले लेते हैं बी प्लस लैम्डा आई, ये मैंने ले लिया। उस सूरत में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, आप देख सकते हैं जब आप इस आपने कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि हमें कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो ये क्या आएगा बी माइनस लैम्डा आई। अब आप अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो जीरो नहीं बनता। ए आई आई जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये आ गया था बी माइनस लैम्डा आई। अब अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे लेकिन ये हमारे पास कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमेशा जो है यहाँ पे जीरो नहीं बनाएंगे। तो ये सेटिस्फाई इक्वेशन तब होगी जब डायगोनल एंट्री या तो प्योर या तो आपके पास ये सारी सारी डायगोनल एंट्री जीरो हो या फिर आपके पास प्योरली इमेजिनरी हो। तो ये बात आपने याद रखनी है कि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के केस में जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमेशा या तो जीरो होती है या फिर प्योरली इमेजिनरी होती है, इसके अलावा नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 31 8। ये हमारे पास ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये स्केलर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि आप देखें इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, दोनों के दोनों वन है, वन रो है वन कॉलम है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स ये नहीं है। ऑर्डर 1 का अगर आपके पास यूनिट मैट्रिक्स हो तो फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए था 8 के बजाय, तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाता, अब ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स ये है, ऑर्डर 1 का स्केलर मैट्रिक्स है ये। और ऑप्शन डी देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल नहीं होती, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि रोज और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल आ रही है। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन बन रहे हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो स्केलर मैट्रिक्स की होगी। वो क्यों, क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता ही है, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स का तो स्केलर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज, ए इनवर्स ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ए जरूरी तो नहीं जो कोई भी मैट्रिक्स आपका हो उसके पास उसका जो एडिटिव इनवर्स होता है वो ए नहीं होता, वो क्या होता है आपके पास माइनस ए होता है। और इसी तरह ये जो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड लिखा है ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ही लिखा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी।
Next, MCQ 33. A matrix of order 1 cross m is called row matrix, column matrix, null matrix और diagonal matrix. मैट्रिक्स का जो ऑर्डर गिवन है वो 1 क्रॉस एम है, वो जो आपके पास यहाँ पे 1 है ये रोज को शो करता है और जो सेकंड नंबर पे लिखा है कॉलम को, यानी एक रो है और एम कॉलम्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं या रो वेक्टर भी कहा जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, if A is matrix of order 4 cross 3, the number of elements in each column of A is। मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको गिवन है 4 क्रॉस 3, यानी क्या, 4 रोज हैं 3 कॉलम, तो हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमें बताना है। देखिए हमारे पास मैट्रिक्स में कॉलम 3 है, ठीक है, कॉलम 3 है, लेकिन आपके पास जो रोज है, रोज कितनी है आपके पास 4 है, ठीक है। हम इसको लिख के देख लेते हैं। तो फिर आपके पास हर कॉलम में एलिमेंट्स कितने होंगे, आपके पास 4 एलिमेंट्स होंगे। वो क्यों होंगे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एलिमेंट्स 1 2 3। यहाँ आप देखिए हमने 4 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख लिया है। अब देखिए हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, हर कॉलम में 4 एलिमेंट है। कॉलम हमारे पास जो रोज थी वो 4 थी, कॉलम 3 थी, तो हर कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, MCQ नंबर 35। 230, determinant of 230 396 215 1 equals to alpha, determinant of 210 112 251, देन अल्फा इक्वल्स टू, ये हमें जो है वो गिवन है इक्वेशन, इसमें हमें इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे एक्सपेंड करके, और अल्फा की हमें वैल्यू चाहिए। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, सबसे पहले आ जाएगा 230 396 15 1, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू अल्फा 210 112 251। डिटर्मिनेंट इसका एक्सपेंड करेंगे, रो 1 से कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 9। जी, MCQ नंबर 35। Determinant of 230 396 251 equals to alpha into determinant of 210 112 251, then alpha equals to, दोनों साइड पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी, डिटर्मिनेंट जब आपने इसका एक्सपेंड करेंगे, हम रो 1 से अगर एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 इंटू ये जिस रो में है वो जाएगी और जिस कॉलम में है वो चली जाएगी, आपके पास बाकी बचेगा 9 6 15 1। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास क्या आएगा, 9 माइनस 15 इंटू 6 90 माइनस डिटर्मिनेंट जब हम एक्सपेंड करते हैं तो पहले एंट्री पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव इस तरह से आती है, तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी -3 आ जाएगा। 2 के बाद उसके बाद 3 जिस रो में है वो जाएगी, जिस कॉलम में वो कैंसिल, बाकी जो एंट्रीज बची 3 2 6 1, इनका डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करेंगे 3 इंटू 1 3 माइनस 6 इंटू 2 12 प्लस 0, इस तरह यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से जब आपने इसको सॉल्व करना है 90 में से आप माइनस करेंगे 9, तो आपके पास -81 आ जाएगा। इसी तरह 12 में से 3 को माइनस किया -9, मल्टीप्लाई करने के बाद -162 प्लस 27 यानी -135 इस साइड पे बन गया, और यहाँ अल्फा जो है वो बाहर ही रहेगा, और हमने जो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया यहाँ ब्रैकेट के अंदर उसकी जो वैल्यू बनी वो आपके पास -15 अल्फा बनी, दोनों साइड पे जो है वो माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अब अपने क्योंकि अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा के साथ, उसको आप डिवाइड कर दे, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू आपके पास निकलेगी अल्फा इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 9। अल्फा की वैल्यू आपके पास आई 9, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं मैट्रिक्स में नंबर्स की, उनको हम रोज कहते हैं, और इसी तरह जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं।
तो वर्टिकल लाइंस क्या होंगी, कॉलम, सिर्फ कॉलम्स, कॉलम मैट्रिक्स नहीं, सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उनको रोज कहा जाएगा, वर्टिकल लाइंस कॉलम्स। If a matrix A has m rows and n columns, then order of matrix is m cross n. पहले m रोज को लिखा जाता है, फिर क्रॉस और फिर कॉलम्स की तादाद लिखी जाती है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 39, द एलिमेंट aij of any matrix A is present in, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ जो आपको इंडेक्सेस नजर आ रही होती है, इसमें जो फर्स्ट है वो रोज को शो करता है, सेकंड कॉलम को। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये ith रो और jth कॉलम का है, तो ith रो एंड jth कॉलम यानी मैट्रिक्स ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ये मैट्रिक्स कहाँ मौजूद होगा, ith रो में और jth कॉलम में। नेक्स्ट हमारे पास है 40, a matrix A is called real if all aij are real numbers or complex numbers 0 1। कोई भी मैट्रिक्स ए है वो रियल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज रियल नंबर्स हो। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ नंबर 41, for the square matrix A equals to aij, then the entries A11, A22, A33 up to so on An and form dash for matrix A। हमें पता है कि यहाँ क्योंकि रो और कॉलम इक्वल है, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसके जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास क्या फॉर्म करती हैं, मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल फॉर्म करती हैं, या जिसको हम मेन डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल, हम ये सभी एक ही डायगोनल के नाम ही है। जो मेन डायगोनल होता है उसे हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल भी, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। जो हमारे पास ये एंट्रीज है ये हमारे पास क्या फॉर्म करेंगी, मैट्रिक्स ए का प्रिंसिपल डायगोनल फॉर्म करेंगे। ठीक है, लीडिंग एंट्रीज नहीं हम इनको कहेंगे, लीडिंग एंट्री किसी भी रो की कौन सी होती है, जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होती है किसी भी रो की, उसे हम लीडिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है, और स्केलर और यूनिट ये तो आपके पास कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 42, फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to aij equals to 0 for I not equals to j and at least one aij is non-zero for I equals to j, then A is called null matrix, row matrix, diagonal matrix, column matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसकी एंट्रीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि जब I नॉट इक्वल्स टू j है, यानी ऑफ डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, वो सारे के सारे क्या है, जीरो है, और I जब इक्वल्स टू j होता है वो आपके पास नॉन जीरो है, यानी ये डायगोनल एंट्री की बात हो रही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम ऑफ डायगोनल एंट्रीज जीरो हो और डायगोनल एंट्रीज आपके पास नॉन जीरो हो, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो आपके पास एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री आपकी नॉन जीरो हो, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स में तो सारी एंट्रीज आपके पास जीरो होती हैं, और रो मैट्रिक्स का यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। रो मैट्रिक्स आपके पास कैसा होता है, जिसमें रो सिर्फ एक हो, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो। तो और डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। कैसा मैट्रिक्स होता है, जिसकी ऑफ डायगोनल एंट्रीज सारी जीरो होती हैं और डायगोनल एंट्रीज कम से कम एक नॉन जीरो होती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी बनता है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। Next MCQ number 43. If a matrix A is of order m cross n, then matrix of order n cross m is called transpose of A, inverse of A, main diagonal of A, adjoint of A। तो गौर करें, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है। उसके बाद हमें मैट्रिक्स के बारे में बताना है जिसका ऑर्डर n क्रॉस m हो, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो हमारे गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो जो रोज होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं और कॉलम रोज में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज m थी, यहाँ कॉलम m है। इसी तरह यहाँ कॉलम n थे लेकिन रोज यहाँ पे n है, इंटरचेंज हो गए। तो फिर ये क्या बना, ये हमारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनेगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, देन ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू। तो जब आपके पास सम पे ट्रांसपोज अप्लाई होता है तो ये सिंपली दोनों मैट्रिसेस पे अप्लाई हो जाता है और सम आ जाता है उनका।
यानी आपके पास जब आप ए प्लस बी होल ट्रांसपोज को अप्लाई करेंगे तो आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज सिंपली आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट होगा। MCQ number 45. Let A be a matrix and n is an integer. Then A plus A plus A plus up to so on up to n terms. Then ये इक्वल किसके होगा? n है, n टाइम मैट्रिक्स है, n प्लस है, n माइनस है, a पावर है। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और उसको n टाइम ऐड किया गया है, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा? n टाइम मैट्रिक्स ही आ जाएगा। चाहे तो आप मैट्रिक्स को n टाइम सम कर लें या फिर आप उसको जितने टाइम आपने उसको सम किया इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर लें, दोनों रिजल्ट जो है वो सेम होंगे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, if adjoint of A equals to -1, -2, 3, 4, then matrix A is। जब आपके पास ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है और आप उसका जॉइंट फाइंड करते हैं तो आप इस में करते क्या है? ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं इनकी हम जगह बदलते हैं, यानी अगर ये -1 यहाँ पे तो ये इधर आ जाएगा और 4 उधर चला जाएगा। और इसके अलावा ये जो बाकी एलिमेंट होते हैं यहाँ पे ये वाले, इनकी हम क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। ये ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के जॉइंट फाइंड करने का तरीका है। जब 2 से ऑर्डर बढ़ता है तो फिर हम हमारे पास जो मेथड होता है जॉइंट फाइंड करने का वो क्या होता है? हम पहले को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, फिर उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो गिवन मैट्रिक्स का जॉइंट बनता है। 2 क्रॉस 2 में हमने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज करनी है और जो बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके हमने साइन चेंज करने होते हैं। तो अब हमें एडजॉइंट गिवन है तो इससे ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर मैं बनाना चाहती हूँ तो वो क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल देंगे। 4 यहाँ पे आ जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। ये -2 की बजाय +2 हो जाएगा और ये 3 की बजाय -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। इसमें देखें कौन से ऑप्शन में मौजूद है? 4 2 -3 -1, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।